नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी की ललकार। मिशन 80 की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने अब संघ और सरकार के साथ मिलकर एक बड़ी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके तहत बीएसपी के कोर वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी है। इसके लिए दलितों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर फोकस रखा जाएगा। इसे किस तरह जमीन पर लागू किया जाएगा, इसे लेकर मंगलवार और बुधवार 2 दिन तक मंथन किया जाएगा। सवाल उठता है कि क्या संघ, सरकार और संगठन के बीच समन्वय के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। का वोट झटकने के लिए खींचतान ज्यादा है। सभी दलों को इसमें अपने लिए अवसर दिख रहा है। बात बीजेपी की करें तो बीजेपी के लिए ये मौका ज्यादा मुफीद है, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों जगह पर सरकार बीजेपी की है। ऐसे में बीजेपी के लिए विश्व से नेता का कोई संकट पैदा नहीं होने वाला। मिशन 2024 में 80 पे 80 कमल खिलाने का लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 2024 की रणनीति कर रही है, उसमें अब सरकार और संघ भी आपस में समन्वय बैठाते हुए नजर आएंगे। कल से होने वाली 2 दिवसीय बैठक के लिए सह कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले लखनऊ आज शाम पहुंच जाएंगे और कल से इस बैठक का प्रतिभाग लेंगे। माना जाए इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, धर्मपाल सिंह प्रदेश संगठन मंत्री, साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे मौजूद। माना जा रहा है कि जिस तरीके से 2014 का जो रथ है, विजयी रथ, वो 2024 में भी कायम है। इसको लेकर एक समन्वय बैठक की जाएगी और जिसके सबसे महत्वपूर्ण रहेगा इस बैठक में वो रहेगा किस तरीके से दलित और आदिवासी वोट को बीजेपी तरफ अपनी तरफ करना। माना जा रहा है कि इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली रणनीति जिस तरीके से आगामी जो प्रधानमंत्री कार्यक्रम लगे हैं, साथ ही साथ बूथ सशक्तिकरण के जो अभियान चलेंगे, उनमें किस तरीके से प्रतिभाग किया जाए और किस तरीके से तीनों संघ, सरकार और संगठन एक साथ एक बार फिर से समन्वय में ढाके 2024 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बना सके। अब देखना होगा कि जिस तरीके से 2014 में ये रथ चला था, कि 2024 में भी ये रणनीति उतनी ही कामयाब रहेगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। तो बिल्कुल संघ, संगठन और सरकार मिलकर लगाएंगे 2024 में बीजेपी की नैया पार। इसी पर आज बात होगी, इसी पर आज चर्चा होगी कि आखिर सरकार और संगठन में जो संघ की कोऑर्डिनेशन बैठक है वो कितनी अहम है। इस वक्त हमारे साथ एक पूरा पैनल मौजूद रहेगा। कृष्ण मोहन पांडे जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। योगेश मिश्रा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मनीष गुप्ता जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कृष्ण मोहन जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरकार और संगठन और क्या संघ के बीच में समन्वय नहीं है, जिसके लिए इस कोऑर्डिनेशन बैठक की जरूरत पड़ रही है? कृष्ण मोहन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? संभवतः कृष्ण मोहन जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि संघ, संगठन और सरकार के बीच का यह मंथन क्यों बेहद जरूरी हो गया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी योगेश मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ही जानेंगे। योगेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? जी। सबसे बड़ा सवाल, बीजेपी अब मतलब जो बीजेपी की सरकार है, संगठन है और संघ, ये तीनों कोऑर्डिनेशन बैठक कर रहे हैं। क्यों इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बेहद जरूरी है और क्या इस पूरे ये जो त्रिगुट बन रहा है, क्या इस त्रिगुट से कुछ डर लग रहा है क्या? आदरणीय ब्रजेश जी, डर तो भाजपा को लग रहा है ना, डर तो संघ को लग रहा है ना। हाँ। संघ तो मदर इंस्टीट्यूशन है, उनकी मात्र संस्था है। और संघ को अच्छे से पता हो गया है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की, मंत्रियों की कारगुजारी की वजह से, लापरवाही की वजह से, जो डबल इंजन, एक इंजन उत्तर प्रदेश का है, इनके अयोग्यता की वजह से, अक्षमता की वजह से हमें 80 की 80 सीटों पे विफल हो रहे हैं। तो संघ ने डांट की घुट्टी पिलाने के लिए, क्योंकि इनका अहंकार इतना बढ़ गया है कि संघ को बीच में आना पड़ रहा है। अरे साहब, आपने काम पे कुछ नहीं किया, आपका डबल इंजन। कहीं योगेश भाई कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप लोग इसी मुगालते में जीते रहें और संघ खेल कर जाए? अरे साहब,
संघ खेल क्या करेगा? संघ के आज्ञा के बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता। बीजेपी मुख्यालय का रिमोट कंट्रोल तो संघ ही संचालित कर रहा है ना। मानते हैं ना आप, मानते हैं ना आप कि संघ ऑपरेट कर रहा है? अरे तो कौन सा गलत आरोप है? कांग्रेस पे आरोप लगता था कि 10 माननीय सोनिया गांधी जी से, तो ये भी तो जग जाहिर है कि प्रधानमंत्री जी को संचालित मोहन भागवत करते हैं उनके ऊपर बैठ के। ये तो सब जानते हैं ना कि प्रधानमंत्री जी को संचालित कौन कर रहा है, मुख्यमंत्री जी को संचालित कौन कर रहा है। खुदा रिमोट कंट्रोल बने संघ हाथ के, तो इसमें कौन सी गलत बात है मानने वाली भैया? बिना संघ के इशारे के एक कदम नहीं बढ़ते हैं लोग। मंत्री किसको बनाना है संघ डिसाइड करेगा, पदाधिकारी कौन बनेगा संघ डिसाइड करेगा, किसको क्या देना है संघ डिसाइड करेगा। तो उसकी बात है ना, आप करिए। बीजेपी हार रही है, 80 की 80 बौखला गई है, इसलिए संघ को बीच में आना पड़ रहा है कि कुछ न कुछ रास्ता निकालिए, क्योंकि इनके बस की बात नहीं है भाजपाइयों के ये 80 में एक सीट भी जीत पाए। समाजवादी पार्टी अपनी अच्छा एक मिनट, कृष्ण मोहन जी आपको क्या मेरी आवाज मिलने लगी क्या? कृष्ण मोहन जी जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कह रहे हैं कि सब कुछ संघ ऑपरेट कर रहा है। मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं कि आखिर संघ को संगठन और सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए आने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, जो बार बार ये लोग ये चर्चा करते रहते हैं कि अभी जैसे हमारे मित्र ने कहा कि मंत्री भी संघ तय करता है, संगठन भी संघ तय करता है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है मात्र मुख्य दर्शक बनकर बैठे रहते हैं। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि संघ मात्र संगठन है और संघ का कार्य सामाजिक कार्य है। समाज में जो भी व्यवस्थाएं हैं उसको ठीक करना, सामाजिक परिदृश्य में कैसे चीजों को बेहतर किया जा सके। आप देखिए, समय समय पर कहीं बाढ़ आती है, कहीं तूफान आता है, कहीं आपदा आती है। नहीं तो क्या 2024 से पहले क्या घोसी की हार कोई आपदा ले आई है क्या? नहीं, परंतु संघ को इस तरह से एक राजनीतिक संगठन के साथ जोड़कर और इस तरह से देखना मुझे लगता है ठीक नहीं है। संघ के अपनी कार्य पद्धति है, वो सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाला संगठन है। भारतीय जनता पार्टी का मात्र संगठन है, परंतु भारतीय जनता पार्टी अपने सरकार के साथ, सरकार और मंत्री के संगठनों के साथ बैठकर चर्चा करते हैं और समय समय पर संघ अपने समन्वय के लिए। अच्छा योगेश जी आप बड़े तमतमाए लग रहे हैं। आखिर अगर संघ बीजेपी का वैचारिक संगठन है और अगर वो उसको मार्गदर्शन देता है तो आपको एतराज क्यों है? क्योंकि आप तो स्वयंभू हैं, आपके पास तो कोई ऐसा है नहीं जो है। क्या इसी बात का क्या डर है क्या कि आपको कोई मार्गदर्शन देने के लिए नहीं है? हमें कोई डर नहीं है साहब, हम इनके परिवार के मामले में क्यों बोलने जाएं? लेकिन जब आपने एक शब्द कहा ना ब्रजेश जी, आपने इंट्रोडक्शन में एक शब्द कहा कि जो बसपा के कोर वोटर के लिए कि इस समय ज्यादा मुफीद है और कोई समस्या पैदा नहीं होने वाली क्योंकि सरकार है भाजपा की। अरे भाजपा की सरकार अगर उत्तर प्रदेश में है तो क्या बसपा वोटरों को आप अपने पाले में ला देंगे क्या? अरे तो डाल तो चुके हैं क्या भूल गए क्या? 2014 भूल गए क्या? 2017 भूल गए क्या? 2019 भूल गए क्या? 2022 भूल गए क्या? क्या भूल गए? हम जीरो पे हैं क्या? अरे आप जीरो पर नहीं है, लेकिन आप सत्ता से बाहर हैं ना। एक तरफा वार्ता न करिए। मैं एक तरफा वार्ता नहीं कर रहा हूं, आप मुझे बताइए, सत्ता से बाहर है ना आप? अरे सत्ता में रह के क्या, 110 विधायक हमारे भी हैं आपके? अरे वोट बैंक हमारे पास था, क्या हमारा अस्तित्व तो खत्म हो गया है? अरे तो 300 से ज्यादा विधायक उनके पास है, वो सत्ता में बैठे हैं। आप ब्रजेश जी ऐसा प्रेजेंट करते हैं, न खाता है वही जो मोदी जी योगी जी कहते हैं वही सही। अरे अच्छा एक मिनट, अरे योगेश भाई, क्या इस यथार्थ को भूल जाएंगे क्या आप? आपके पास कितनी सीटें, लोकसभा में कितनी सीटें हैं आपके पास? आपके पास विधानसभा में 110 सीटें हैं ना। लेकिन आप ये क्यों भूल रहे हैं कि 300 सीटें बीजेपी के पास, बीजेपी और सहयोगियों के पास भी है ना। अरे तो स्थिति बदल गई है ना साहब, इनसे 6 साल के ये तो आगे आने वाले चुनाव तय कर देंगे। मैं स्थिति की बात नहीं कर रहा, मैं बात ये कर रहा हूं। मनीष मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उसके बाद इस बहस को आगे बढ़ाऊंगा। मनीष, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सबको, योगेश एक मिनट रुकिए, आप ही की बात पे आगे आऊंगा। हम नहीं डरते, भाजपा वाले नहीं डरते, डर भाजपा का ही है और भाजपा की डर। चलिए समझ गए। अरे आप निडर हैं। एक मिनट जरा सवाल ले लेते हैं। मनीष, सबसे बड़ी बात यह है कि संघ
2014 से लेकर 2022 बल्कि 23 चल रहा है, हम लोगों ने हर चुनाव से पहले देखा है कि संघ की जो भूमिका है वो सबसे अहम होती है। 2024 से पहले संघ की यहां पर किस तरह की भूमिका होगी और क्या फोकस होने जा रहा है? देखिए विजय जी, आपको बता दूं कि सरकार जब भी चुनाव में जाती है और खासकर जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाती है, तो चाहे वो केंद्र का चुनाव हो चाहे राज्य का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के हमेशा से आप देखेंगे मार्गदर्शक के तौर पे या जिस तरह का ब्लूप्रिंट तय होता है उस पर जब आगे कार्रवाई की जाती है या फिर आगे की रणनीति बनाई जाती है, उसमें संघ की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले। मनीष को कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही। मनीष, आपके पास वापस आऊंगा। मनीष गुप्ता जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखें, खास करके 2014 से अगर आप मॉनिटर करना शुरू करें, यूं तो 89 से ही वो संघ ने, विश्व हिंदू परिषद और संघ ने मिलकर के उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए एक बुनियाद बनानी शुरू कर दी थी। लेकिन 2014 का वो समय था जब केंद्र में बीजेपी की सरकार आई और उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक कामयाबी बीजेपी को मिली। उसमें माना गया कि संघ ने जिस तरीके से बैक ऑफ द कर्टन एक बड़ी भूमिका अदा की थी, ओबीसी और एससी जो वोटर था उसको बीजेपी के साथ जोड़ने में, वो एक बड़ी कामयाबी थी। 2024 में संघ की क्या भूमिका देखते हैं और क्या टारगेट देखते हैं आप? राजेश जी, अपनी बात शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात एक कहना चाहूंगा। अभी अभी योगेश मिश्रा जी आपको धमका रहे थे तो मुझे तो डर लगा कि अगर आज आपने इनकी बात नहीं मानी, क्या फायदा, तो क्या फायदा बाइकआउट कर दें, इसलिए मैं उनकी सब बात मान रहा हूं। आपका नाम भी आ जाएगा, समझ लीजिए। भाजपा आएगी। अरे क्यों आएगी साहब? अरे हम नहीं कह रहे आएगी। अरे योगेश भाई, थोड़ा सा मनीष भाई की सुन लेते हैं। जी मनीष जी, आप इतने एंकर है, मैं क्यों बाइकआउट करूंगा? तो ब्रजेश जी काम करते हैं, संघ क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और भाजपा इसकी मदद ले रही है, क्यों ले रही है, लेगी नहीं लेगी, इस पर थोड़ा सा पीछे चलते हैं जी। वो 1925 का दशहरा संघ का निर्माण होता है और वो निर्माण करने वाला कौन है? वो कांग्रेस का ही एक नेता है। बहुत सही। वो जो नेता है कांग्रेस का नेता है, वही कांग्रेस है जिनके साथ माननीय अखिलेश यादव जी ज्वाइंट वेंचर करने का प्लान बना रहे हैं। और वो उनमें से क्या कर रहा है? हिंदू हितों की रक्षा, कैसे हिंदू हितों की इस देश में रक्षा हो, कैसे तुष्टीकरण के नाम पर दलाल नेता हिंदुओं को बांट ना दें, जाति धर्म के नाम पर हिंदुओं में डर ना पैदा कर दें, वो तैयारी के साथ वो संगठन कभी चर्चा में नहीं आता, वो संगठन कभी राजनीति में नहीं जाता। एक निगम पार्षद का भी चुनाव आज 100 साल होने को आ गए नहीं लड़ता। क्यों? क्योंकि उन्होंने तय किया कि हम आइडियोलॉजी तय करेंगे और जो भी है, हो सकता है समाजवादी पार्टी के नेता को इससे विरोध हो, वो अपनी आइडियोलॉजी तय करता है। संगठन पर संगठन, संगठन पर संगठन, सैकड़ों संगठन, हजारों पत्रिकाएं और न जाने क्या क्या, करोड़ों लोगों से डायरेक्ट जुड़ा और साथ के समर्थक लोग ऐसे जो अपना जीवन, अपना परिवार छोड़ के जन सेवा में लग जाएं, लोगों से मिलने में, जोड़ने में लग जाएं और तब जाकर फिर वो चाहे हिंदू हो, दलित हो, सिख हो, जैन हो, सबसे कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद भी वो संगठन राजनीति में नहीं आता है। उसके बाद एक संगठन का उदय होता है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। बीच की तो छोड़ देता हूं। वो पार्टी उस आइडियोलॉजी पर काम करती है जो भारतीय जनता, जो संघ की आइडियोलॉजी है। तो संघ को लगता है हमारी आइडियोलॉजी पर काम करके आगे बढ़ेगा, उसे हमारा समर्थन मिलेगा। बस मनीष भाई एक मिनट, अब आप रुकिए। आपने एक मूल प्रश्न उठाया है। योगेश जी, बगैर आइडियोलॉजी के कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्ति वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। समाजवादी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है? आज तक आप लोग लाइन तय कर पाए हैं क्या कि सनातन को गाली देना है, कि सनातन के खिलाफ जाना है या सनातन के साथ जाना है? आखिर आइडियोलॉजी क्या है? क्या यही कंफ्यूजन है क्या? अरे ये क्या पूछ लिया ब्रजेश जी आपने? आप तो कतई एक मिनट योगेश जी से जवाब लेते हैं।
आप लोग संघ के महिमा मंडन करिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे आप महिमा, अगर- आप मैं आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी की आइडियोलॉजी है कि समाज में समता और समानता की भाव हो, सभी व्यक्ति खुशहाल और संपन्न हो। अच्छा, हमारे ऐसे नेता ही समानता कहते हैं। आएगी? समाज को बांट करके, धर्म के नाम पर बांट करके, डिस्क्रिमिनेट करके आप ऐसे समानता ला रहे हैं क्या? जो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है उससे सवाल तो आपने पूछने की नहीं है। 9 साल में मुद्दों पे फेल हैं आप, 9 साल में कुर्सी पे फेल हैं आप। समाधान आपके। अच्छा योगेश जी, खून नहीं खोलता आपका? योगेश जी, आपका खून नहीं खोलता जब स्वामी प्रसाद मौर्य ब्राह्मणत्व की बात करते हैं, उस पर सवाल उठाते हैं, संतों पर सवाल उठाते हैं, रामचरितमानस की प्रतियां जलाते हैं, तो खून नहीं खोलता आपका? मैं कह रहा हूं जो है जब मनीष भाई एक मिनट रुकिए मनीष भाई, योगेश भाई से जवाब लेने दीजिए। खून नहीं खोलता, आपका खून नहीं खोलता जब बलात्कारियों को भाजपा बचाती है, स्वामी चिन्मयानंद से मुकदमे वापस लेती है, जो भ्रष्टाचारियों को अपने बगल में बैठाती है। आपका खून नहीं खोलता, देश में बड़े बड़े घोटाले कर दिए और उनकी वाहवाही आप करते हैं। यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था चरम पे एकदम सड़क पे आ गई, कानून राज जंगल राज में बदल गया। इससे सवाल पूछने में आपका खून नहीं खोलता। मैं ब्रिजेश जी, खाली महिमा मंडल करके बैठ के संघ का और कुछ नहीं कर सकते, ना आप ना आप। अरे आप बता यार, आप उतने सुनिए तो, आप संघ के नाम पे या तो बहुत खौफजदा हैं या बहुत आक्रोशित हैं, दो में से एक वजह है। कृष्ण मोहन पांडे जी, योगेश जी बड़े तमतमाए हुए हैं, इनको थोड़ा शांत कीजिए ना, इनको भरोसा जताइए। हमारा कोई लेना दे, संघ क्या करे, भाजपा क्या रहे, हमसे क्या मतलब। समाजवादी पार्टी अपने कृष्ण मोहन जी, योगेश जी को थोड़ा शांत कीजिए। ब्रजेश भाई देखिए, उनका दोष नहीं है, इनका चाल चरित्र और चेहरा ये उत्तर प्रदेश की जनता लंबे कालखंड से देखती रही, जिसका प्रतिफल ये रहा कि ये इस उत्तर प्रदेश में रूलिंग पार्टी होकर भी आज मात्र 5 लोकसभा, और वो भी किसी के दूसरे के सहारे पे बने। और आज स्थिति ये है कि इनके लाइन ही नहीं तय हो पा रही है कि ये सनातन धर्म के साथ है या उसके अगेंस्ट में है। इनका राष्ट्रीय महासचिव कहता है कि भारतीय जनता पार्टी ये सनातन का साथ देती है, सनातन कोई धर्म नहीं, हिंदू कोई धर्म नहीं है, रामचरितमानस की प्रतियां जला दो। और इनकी नेता दूसरी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी कहती है, लोकसभा की सांसद आदरणीय डिम्पल जी कहती है कि मैं सनातन धर्म में विश्वास रखती हूँ। अच्छा साहब, इनका कंफ्यूजन जगह जगह पर है। ये भारतीय उत्तर प्रदेश के लोगों को कंफ्यूज करना चाहते हैं, परंतु मैं स्पष्ट कर दूं कि उत्तर प्रदेश की जनता कंफ्यूज नहीं है, वो समझती है कि उसका हित कहां बिल्कुल। पर योगेश जी जवाब उसका दीजिए, भविष्य कहां पर है, एक उसका मिनट संवैधानिक कृष्ण मोहन जी, अब रुकिए, जवाब ले लेने दीजिए योगेश जी से। जी योगेश जी जवाब दीजिए। जो संजय निषाद प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाता हो आपके यहाँ मंत्री, जो दिनेश शर्मा जी राम जी के सीता जी के अस्तित्व पे उठाते हैं, वो राज्यसभा सांसद, जो बिस्की में जो राम कहे वो राज्यसभा। अरे आप तो चाहते हैं कि तो जितना बड़ा सनातन विरोधी हो वो आपके यहाँ उतना बड़ा मंत्री हो, क्यों आप पहले उनका बायकाट क्यों नहीं करते अगर आप इतने बड़े हो तो? अरे आपका सनातन सिर्फ राजनीतिक सनातन तक है और हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं जैसे और मानते हैं सर्वधर्म समभाव, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी बात करते हैं, जय गौर पार्टी सबकी बात करते हैं। अच्छा योगेश जी, कल तेलंगाना में, एक मिनट कृष्ण मोहन जी, कल तेलंगाना में जब सीडब्ल्यूसी की बैठक खत्म हुई, सीडब्ल्यूसी की बैठक के दौरान कांग्रेस की बैठक में कांग्रेस के कई जो प्रदेश प्रभारी थे उन्होंने एक मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आप ऐसे लोगों के साथ इंडिया में गठबंधन बना रहे हैं जो हमारी जड़ें काट रहे हैं। उसमें समाजवादी पार्टी का भी जिक्र आया। आप मध्य प्रदेश में जा रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ, आप छत्तीसगढ़ में जा रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ, आप उत्तर प्रदेश में भी अभी तक कांग्रेस के साथ नहीं, कांग्रेस ने अलग बात आपका साथ दिया। अजय राय कहते हैं कि उत्तराखंड अगर हम हारे बागेश्वर तो केवल सपा की बदौलत हारे, अगर सपा वहां पर नहीं खड़ी होती तो हम जीत गए होते। ओवरऑल ये है कि एक तरफ आपका आइडियोलॉजी का कंफ्यूजन, दूसरी तरफ आपके जो अलायंस बन सकते हैं उनके साथ अभी तक आपका कुछ कंफर्म नहीं है। तो इस दुविधा की स्थिति के साथ आप कैसे संघ, सरकार और संगठन का मुकाबला करेंगे? हमें कोई दुविधा नहीं है साहब, हमारे इंडिया गठबंधन में सभी लोग एक साथ हैं। और आगे बात जो स्टालिन की है, तो अगर स्टालिन से भाजपा को दिक्कत है तो स्टालिन के पिताजी भाजपा के, अरे भाजपा को छोड़ दीजिए यार, कांग्रेस को सपा से दिक्कत है, सपा को कांग्रेस से दिक्कत है, आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से दिक्कत है। यहाँ आप स्टालिन से दिक्कत
नहीं है तो भाजपा वाले योगेश सब जी, खिला रहे हैं। अभी आप वो छोड़ दीजिए, अभी बीजेपी को छोड़ दीजिए। मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को खुद एक दूसरे के साथ दिक्कत है। नहीं दिक्कत है, आपको किसी ने बताया कि दिक्कत है? हमारे INDI के सभी दल एक साथ हैं और सभी नहीं, बिल्कुल सही बात है ब्रजेश भाई। शेयरिंग हो जाएगी। एक बार आप मेरे अपने मित्र से 38 दलों पूछ का लीजिए NDA कि ये देखिए, इंडिया जो के आप साथ गठबंधन खड़े बना हैं कि के आए पीडीए के साथ उनमें खड़े कोई है हैं? क्या जो आपके साथ इनके खड़ने वाला राष्ट्रीय है? अध्यक्ष आप कहते कुछ हैं नहीं हमारा देंगे और सब पीडीए भाग का जाएंगे विजय आपके हुआ साथ। है। इनके मनीष मिश्रा, PDA में मनीष मिश्रा, आप घोसी में आपने बहुत दिनों तक वहां कैंपेन किया, आपने वहां पर कैंपेन कवर किए, वहां की राजनीतिक गतिविधियां देखी। घोसी की समाजवादी पार्टी की ये जीत क्या बीजेपी को अब नागवार गुजर रही है? पीडीए का जिस फैक्टर को कामयाब होने की बात समाजवादी पार्टी एंड आल कर रहे हैं, क्या अब उसमें कुछ डावाडोल स्थिति है जिसे संघ अब समझने या संभालने आया है? है जिसमें संघ का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो समन्वय बैठक होती है। किससे किससे आपके बूथ सशक्तिकरण चल रहा है, किससे किससे जो वोट बैंक है उस वोट बैंक में किसकी कितनी प्रतिशत की भागीदारी उसको सुनिश्चित किया जाता है, उसको लेके किससे किससे रणनीति बनाया जाए, उसमें क्या भूमिका निभा सकती है संघ और संगठन, इसको लेके रणनीति पूरी तय की जाती है। दलित वोट बैंक ने, देखिए एक बड़ी बात है मनीष, दलित वोट बैंक जो लगभग 21% वोट पिछले चुनाव में मिला था, वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हुआ है, वो शिफ्ट हुआ है समाजवादी पार्टी के पक्ष में और यही वजह है उसकी जीत का आधार। तो क्या ये डर सता रहा है, इसीलिए अब दलित वोट बैंक पर नजर है? निश्चित तौर से दलित के साथ साथ जो और अदर SC की जो SC की जो जातियां आती हैं उन पे पूरा फोकस रहेगा इस 2024 के इलेक्शंस में। आपको याद होगा ब्रजेश जी के 2022 के बाद जो पहला उपचुनाव हुआ था आजमगढ़ का, उसमें अगर बहुजन समाज पार्टी ना आती तो शायद समाजवादी पार्टी की इतनी स्थिति वहां पर भी ना होती। घोसी में अगर समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट BSP या कांग्रेस कोई खड़ा होता और वोट बैंक शेयर होता तो निश्चित तौर से घोसी की सीट भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आपको जरूर दिलचस्प बात। मनीष गुप्ता जी, एक मिनट मनीष रुकिएगा आप। मनीष गुप्ता जी, दिलचस्प यह है जो कास्टिज्म फैक्टर है, ये कास्टिज्म फैक्टर अगर एक पक्ष के लिए विक्ट्री है तो दूसरे पक्ष के लिए एक बड़ा ड्रॉबैक भी है। क्या बीजेपी को अब ये पीडीए फैक्टर सताने लगा है? जल्दी जल्दी मनीष जी, आपकी ऑडियो नहीं मिल रही है। कृष्ण मोहन पांडे जी, क्या डर सताने लगा है आपको? हाँ, मैं कह रहा हूँ ब्रजेश भाई, एक मिनट मनीष जी के आगे दो मिनट का सवाल मनीष जी से लेके फिर आपके पास आता हूं। मनीष जी बात पूरी कीजिए। जैसे ही गठबंधन को महसूस हुआ कि उत्तर भारत में भाजपा को नहीं हराया जा सकता, उन्होंने दक्षिण के लोगों के कान में कुछ फुरफुरी कहा और नतीजा ये निकला कि मुसलमानों और ईसाइयों को जोड़ लिया जाए और इसके लिए हिंदुओं को और उसको हिंदुओं के धर्म को गाली देकर उन्हें बिखेर दिया, उन्हें चिढ़ा दिया जाए जिससे मुसलमान और ईसाई खुश हो जाएंगे। बस उन्होंने वही किया। इन्होंने कहा कि उधर मुसलमान और ईसाई को जोड़ लो और यहाँ दलितों को तोड़ लो, और जैसे ही दलितों को अलग अलग मामलों में तोड़ने की कोशिश शुरू हुई, संघ एक्टिव हो गया। संघ ने दलितों बस समय मेरे पास बहुत कम है। कृष्ण मोहन पांडे जी, आखिरी उसमें सिर्फ एक सवाल, क्या पीडीए से कोई डर लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी को पीडीए जैसी किसी भी संस्था से डर नहीं लगता, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री ही पिछड़ा है। इस देश की राष्ट्रपति को और दलित महिला, आदिवासी महिला को भारतीय जनता पार्टी ने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। समय की मेरे पास बेहद कमी है। सभी जो गेस्ट हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो संघ, सरकार और संगठन के बीच 2024 को लेकर के अब कहीं ना कहीं चर्चाएं तेज हो गई हैं और संघ की जब जब एंट्री होती है तब तब बीजेपी की पौबारा होती है। नमस्कार।